बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर, उसे समझने के लिए एक कहानी देख लेते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारे साथ पढ़ते जाएं। आप तसव्वुर करें कि आप किसी को रास्ता बता रहे हैं और कहते हैं 5 मील चलें। वो हैरान होकर आपसे पूछेगा, लेकिन किस सिमत में? सवाल पूछेगा। ये छोटा सा फ़र्क ही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से फ़िज़िक्स को कायनात की पैमाइश के लिए दो मुख्तलिफ तरीके ईजाद करने पड़े। कौन से दो तरीके हैं? स्केलर्स और वेक्टर्स। इसका बैकग्राउंड में एक कहानी है, वो समझते हैं। इस कहानी का नाम है चाकू और पुल की कहानी। ये बात है सन 1843 की। आयरलैंड, जो कि एक मुल्क है, के एक अजीम रियाजीदान जिनका नाम है विलियम रोवान हैमिल्टन। ठीक है, विलियम रोवान हैमिल्टन। वो अपनी अहलिया के साथ डबलिन, जो कि एक शहर है आयरलैंड का, की एक नहर के किनारे टहल रहे थे। वो पिछले 10 सालों से एक ऐसा रियाजियाती तरीका तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जिससे 3D जगह में अशिया की हरकत को बयान किया जा सके, लेकिन आम नंबर से बात नहीं बन रही थी। ये वो रियाजीदान हैं आयरलैंड के जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था 1843 में। अब वो अपनी एहलिया के साथ वो नहर किनारे टहल रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो ब्रोहम ब्रिज, ठीक है, ब्रोहम ब्रिज के पास पहुंचे, इनके जहन में अचानक एक ज़बरदस्त ख्याल आया। ब्रिज के पास पहुंचते ही इन्हें 3D जगह को बयान करने के लिए सिर्फ 3 नंबर्स की नहीं बल्कि 4 नंबर्स की ज़रूरत थी। अब ये बात जब ब्रिज के पास पहुंचने पे उनको ये ख्यालात आए, तो क्या हुआ, वो इतने जोश में आ गए कि इन्होंने फ़ौरन अपनी जेबी चाकू निकाला और पुल के पत्थर पर अपनी नई मसावात तराश दी। ये वो पुल है गालिबन जिसको ब्रोहम ब्रिज कहा गया है, डुबलिन शहर में है और आयरलैंड मुल्क है। तो जब वो हैमिल्टन साहब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ये ख्याल आया था, और कायनात में चीज़ों की हरकत को समझने के लिए उन्हें फिर जो ख्याल आया, जो मसावात उन्हें समझ आई, वो उन्होंने इस ब्रिज पर कहीं पर चाकू की मदद से नक्श कर दी। आज उस ब्रिज पर उनके नाम की एक तख्ती और जो वाक़या पेश आया वो भी मौजूद है। इंटरनेट पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हैमिल्टन ने एक नया निज़ाम बनाया और इसके अंदर दो बिल्कुल नए तस्वुरात के नाम रखे। वो कौन से तस्वुरात थे? पहला तस्वुर था स्केलर। स्केलर लातीनी लफ्ज़ स्केला से निकला है, जिसका मतलब है सीढ़ी या पैमाना। ये सिर्फ एक सादा नंबर होता है जो चीज़ों को छोटा या बड़ा करता है। वो नंबर ही चीज़ों को बड़ा या छोटा करने में मदद देता है। दूसरा जो तस्वुर आया था या निज़ाम बनाया था, उसमें जो दूसरा तस्वुर था हैमिल्टन का, वो था वेक्टर। ये लातीनी लफ्ज़ वेक्टस से निकला है, जिसका मतलब है ले जाना। ये एक ऐसा नंबर होता है जो अपने साथ एक ख़ास सिमत भी लेकर चलता है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि स्केलर में एक सादा नंबर है जो कि चीज़ों को बड़ा या छोटा करता है, लेकिन जो वेक्टर है वो एक नंबर तो होता है जो चीज़ों को बड़ा छोटा करता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक ख़ास सिमत भी होती है।
और क्योंकि लातीनी ज़ुबान के असल में लफ्ज़ थे, स्केलर जो था वो स्केला था दरअसल, और वेक्टर जो था वो वेक्टर्स था। स्केला का मतलब सीढ़ी या पैमाना है, और वेक्टर्स का मतलब है ले जाना। तो अब इसकी किताब में जो मालूमात हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन है अ क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई किया जा सकता है, निशानदही की जा सकती है। किस ज़रिए से? बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, इस कार्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से ही, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ठीक है, हमें सिमत बताने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड उसकी शिद्दत को कहते हैं। द मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉपरली? द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी उस क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? बाय अ नंबर एंड अ प्रॉपर यूनिट, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, नंबर और प्लस उसका यूनिट। ये दो चीज़ें मिलकर क्या बताती हैं कि वो क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है कि नहीं है, ठीक है, या स्पेसिफाई भी हम स्केलर को करते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों से, नंबर से और उसके यूनिट से। स्केलर्स की कुछ मिसालें हैं, जैसे कि टेम्परेचर है आपके पास, जैसे कि स्पीड है, ठीक है, टेम्परेचर भी आप बताते हैं नंबर और यूनिट से, जैसे कि 40 जो कि एक नंबर है और यूनिट उसका क्या है, डिग्री सी या डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर और यूनिट से हम स्केलर को डिफाइन कर रहे हैं, और टेम्परेचर एक स्केलर है। स्पीड, स्पीड हम बता सकते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये 50 उसका नंबर है और मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है। ये दो चीज़ें बताती हैं कि क्या मैग्नीट्यूड है। इस तरह से मैस है, मैस अगर हम बताते हैं तो किस चीज़ का मैस बताते हैं, 10 kg, तो ये 10 वो नंबर है, वो नंबर क्या बता रहे हैं कि वो चीज़ कितनी बड़ी है या छोटी है, और किलोग्राम या केजी जो है वो क्या बता रहे हैं, केजी आपको उसका यूनिट बता रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। उसके बाद एनर्जी है, जो कि सिमत नहीं बताती, एनर्जी की सिमत नहीं होती, तो हम जूल्स में बताते हैं, यानी कि 40 जूल्स है, तो ये नंबर और यूनिट हो गया। डिस्टेंस, या जिसे हम उर्दू में कहते हैं फासला, फासला भी क्या होता है, कोई नंबर होता है और उसका यूनिट होता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है 5 किलोमीटर्स, ठीक है, नंबर है और यूनिट है। टाइम है, टाइम भी एक स्केलर है, टाइम में भी हम क्या कहते हैं, नंबर बताते हैं और उसका यूनिट बताते हैं, यानी कि 5 और ये यूनिट उसका सेकेंड्स, ठीक है। डेंसिटी या गाढ़ापन, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस तरह की और भी मिसालें मौजूद हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक को हम कह रहे हैं पॉइंट ए और दूसरे को हम कह रहे हैं पॉइंट बी। अब ए से बी का जो फासला है वो यहाँ पर वो आपको बता रहा है 20 एम या 20 मीटर बता रहा है, ठीक है, एम यानी कि मीटर है। तो ये मीटर क्या है, ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है, लंबाई का यूनिट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी दरअसल एक लंबाई है,
ठीक है, ये फासला भी एक लंबाई है, और इसके यूनिट लगाने से और इसका नंबर लगाने से क्या पता चलेगा हमें, उसका उस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता चलेगा, और उस स्केलर क्वांटिटी का नाम क्या है, डिस्टेंस। ठीक हो गया जी। इसके बाद आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम एक सवाल आपके सामने पेश करते हैं कि यू आर आस्क्ड टू मूव 5 स्टेप्स। आपसे कहा जाता है कि आप 5 कदम मूव करें, हरकत करें। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, दैट दिस मैसेज कंटेन्स फुल इंफॉर्मेशन, क्या आप समझते हैं कि इस पैगाम में कि 5 कदम मूव करें पूरी मालूमात है? अब सवाल किया जा रहा है, आप बता सकते हैं इसका जवाब? तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं, सिर्फ ये जान लेने से कि 5 स्टेप मूव करना है पूरी बात नहीं हो रही, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने किस जानिब मूव करना है 5 स्टेप्स। उसी की बताता है आपको तफसील कि द मैसेज इज़ नॉट क्लियर, मैसेज क्लियर नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, क्योंकि वो डायरेक्शन या सिमत आपको नहीं बता रहा। यानी कि इन द फॉरवर्ड यानी आगे जाना है, बैकवर्ड पीछे जाना है, राइट पे जाना है आपको दाईं तरफ जाना है, या लेफ्ट पे जाना है बाईं तरफ जाना है उस पर्सन को। ठीक है, उस पर्सन को 5 कदम कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं बताई, तो इसलिए हमें क्लियर बात नहीं हुई। लेकिन हाउ एवर इफ डायरेक्शन इज मेंशन्ड, अगर डायरेक्शन का जिक्र किया जाए, देन द मैसेज इज क्लियर, तो फिर ये पैगाम क्लियर है। दैट इज हाउ, तो इस तरह से वो क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हमें ये बताया कि फासला तय करना है, तो कितना फासला तय करना है, 5 स्टेप्स हमने फासला तय करना है, तो तब तो ये फासला है, तब तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके साथ हमें डायरेक्शन पता चल जाए, 5 स्टेप्स के साथ हमें डायरेक्शन पता चल जाए, तो फिर हम इसको मिलाकर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उर्दू में इसको कहते हैं कम से कम फासला, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में होता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कम से कम फासला कहलाता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताते, तो फिर बनता है ये सिर्फ डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन स्केलर की क्या है, अ क्वांटिटी, सॉरी डेफिनेशन वेक्टर की क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अ क्वांटिटी विच इज, जो कि कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई हो जाती है, बताई जाती है, समझ में आ जाती है, बाय इट्स, किससे, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, एज वेल एज, और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन से भी पता चले। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जा सके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखें स्केलर में क्या होता है, स्केलर में होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर इसके साथ डायरेक्शन भी हो जाए तो फिर इसको क्या कहते हैं, ये फिर वेक्टर कहलाती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर वेक्टर होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ अकेले की बात हो, मैग्नीट्यूड की बात हो, तो फिर ये कहलाती है आपकी स्केलर। इसकी एग्जांपल वो आपको बता रहा है कि एक ट्रक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रक है, और ये जो ट्रक है, इस ट्रक की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रक है ये बिल्कुल एक सीधी सड़क पर जा रहा है, और सिमत क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, सिमत बता दिया, कितना फासला उसने तय किया एक मकाम से दूसरे मकाम तक, फ़र्ज़ करें यहाँ से मकाम
ए से वो ट्रैवल कर रहा है और उसने जाना है यहाँ पर मकाम बी तक, ठीक है। तो ये जो फासला है, ये फासला कितना बन रहा है, 20 किलोमीटर। तो सिर्फ 20 किलोमीटर जो है वो क्लियर बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन 20 किलोमीटर के साथ साथ अगर आपको वो बता रहा है कि सिमत क्या है, तो वो सिमत आपको बता रहा है नॉर्थ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर बताती हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि कम से कम फासला। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। एक है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी में देख लें आप कि आपको बताया है 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये उसकी स्पीड है, लेकिन साथ ही साथ देखें आपको डायरेक्शन भी बता रहा है, ये आपको एरो के ज़रिए उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इसको वेलोसिटी कहते हैं। अगर सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर होता तो फिर वो स्पीड होती, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन है तो फिर ये वेलोसिटी है। इस तरह से एक्सेलरेशन है, यानी रफ्तार में तब्दीली। तो रफ्तार में तब्दीली के लिए भी आपको देखें ये एरोज़ बता रहे हैं, ये ग्रीन में जो एरोज़ हैं ये आपको बता रहे हैं कि किस सिमत में ये फासला तय हो रहा है, कितनी रफ्तार से। ये ऊपर की सिमत में एक रॉकेट जा रहा है, तो ये लम्हा बलम्हा इसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसकी, फोर्स है। फोर्स यानी कुव्वत लगाना। तो कुव्वत तो हम बता सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इस शख्स ने लगाई है 10 न्यूटन की कुव्वत, लेकिन साथ में उसकी सिमत बताना लाजमी है। तो सिमत वो ये आपको बता रहा है इस एरो से कि इस जानिब यानी कि राइट की जानिब वो जा रहा है। तो ये फिर क्वांटिटी क्या कहलाएगी, इसको फोर्स कहेंगे। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट है, अभी हमने इसकी मिसाल आपको बता दी थी। इस तरह से मोमेंटम है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी भी सिमत होती है। वेट यानी जो आपका वज़न होता है जो कि हमेशा ज़मीन की जानिब होता है, तो उसमें सिमत लाजमी होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसकी भी एक सिमत होती है, डायरेक्शन होती है। और मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी एक सिमत रखती है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ पर कंपास पर आपको सिमत बता रहे होते हैं। तो ये उस वजह से मैग्नेट की फील्ड की वजह से है, ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की एक अपनी एक ख़ास सिमत होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर को तो हम जस्ट मिसाल के तौर पे कि अगर डिस्टेंस की बात करते हैं जो कि एक स्केलर है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो उसको बताने के लिए हम क्या बताते हैं, फ़र्ज़ करें कि 20 किलोमीटर्स है, ठीक है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस के लिए जो सिंबल है या अलामत है उसका वो सिंपल डी है, लेकिन ये स्केलर के लिए है, ठीक है। अगर आपने वेक्टर को बताना है तो किसी भी वेक्टर को बताने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, वो जो सिंबल है वो हमने बोल्ड फेस करना होगा, ठीक है। उस सिंबल को हमने बोल्ड फेस करना होगा लेटर्स में, या जली हरूफ जिसको कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास है, ये डी है, तो ये बोल्ड फेस है, तो ये बताएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और अगर सादा हर्फ था डी, अगर इस तरह सादा लिखा हुआ था डी, तो इसका मतलब है कि ये स्केलर है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो वी जली हरूफ में लिखा है इसका मतलब है कि ये वेक्टर है और ये वेलोसिटी बता रहा है। अगर इस हालत में वी लिखा हो तो इसका मतलब है क्या, ये स्पीड है जो कि एक स्केलर होता है। फोर्स के लिए देखें, फोर्स जो है वो एक वेक्टर है क्योंकि उसमें एक सिमत होती है। अच्छा, या तो आप उसको क्या करें, बोल्ड फेस कर दें उस लेटर को, ठीक है, या और क्या करें, बाय एन एरो आप उसको जाहिर कर सकते हैं। यानी जो उसका सिंबल होगा, जिस भी चीज़ का सिंबल होगा उसको आप बोल्ड फेस ना करें, उसको आप बेशक सादा हालत में लिखें। जैसे कि ये देखें डी सादा हालत में लिखा हुआ है, तो वैसे तो अगर ये लिखा होता तो हम कहते डिस्टेंस है, लेकिन इसके ऊपर ये जो एरो आ गया,
ठीक है, ये अब ये बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से v अगर सादा होता तो स्पीड होता, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि एरो आ चुका है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो जो है हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा, बेशक जो भी स्पीड हो, सॉरी बेशक जो भी डायरेक्शन हो। ठीक है, डायरेक्शन बेशक अप हो, राइट पे हो, डाउन हो या लेफ्ट हो, लेकिन हमेशा जो एरो आएगा उस लेटर पर वो लेफ्ट टू राइट ही होगा। तो इसकी समरी देख लेते हैं। समरी है हमारे पास इसकी कि स्केलर जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास किस चीज़ से ज़ाहिर होगी? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास ज़ाहिर होगी नंबर से और यूनिट से। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें नंबर और यूनिट तो होगा, नंबर भी होगा, ठीक है, जो कि उसकी साइज़ बताएगा कि वो कितना बड़ा है वो क्वांटिटी या कितनी छोटी है, और यूनिट उसको बताएगा कि वो किस क्वांटिटी की बात कर रहा है। मिसाल अगर मीटर्स में है तो वो लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है, अगर 20 नंबर है और यूनिट जो है मीटर है, ठीक है, तो ये तो समझ आती है कि ये एक स्केलर है, ठीक है, जो कि डिस्टेंस को बता रहा है। लेकिन अगर उसके साथ डायरेक्शन आ गई तो फिर ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये फिर हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे ड्रॉ करना होता है, तो वो कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।